सामीन, आज का हमारा शो जेनिक्स फार्मा और पाकिस्तान इंडोक्राइन सोसाइटी की जानिब से पेश किया जा रहा है। और जैसे आप जानते हैं कि हम डायबिटीज़ और रमज़ान के ऊपर एक सीरीज़ करें, इसका तीसरा शो आज हम करेंगे। पिछले दो शोज़ में हमने डिस्कस किया कि कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और किस तरह जो है क्या क्या डाइटरी चीज़ें हैं जो ग़िज़ाइयत है वो किस तरह आपको हेल्प आउट कर सकती है अच्छा रोज़ा रखने में। बहुत सारे सवालात पीछे उसमें आए कि जी दवाई कैसे इस्तेमाल करें। आज का टॉपिक है कि जो मेडिकल मैनेजमेंट है डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए ड्यूरिंग रमज़ान वो कैसे होनी चाहिए, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर नदीम नईम मौजूद हैं। ही इज़ अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट डायबिटीज़ एंड एंड्रोक्रिनोलॉजी मेमन मेमोरियल हॉस्पिटल में। और डॉक्टर साहब शुगर के अमराज के डॉक्टर हैं, इनसे डिटेल में हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे डॉक्टर नदीम अल्लाह आप? का शुक्र। थैंक यू सो मच डॉक्टर नदीम फॉर कमिंग। डॉक्टर नदीम, मैं चाहूँगी कि हम एक दफ़ा फिर शुरू से एक चीज़ को दोबारा से अपने लोगों के लिए बताते हैं कि रोज़ा कौन रख सकता है और कौन नहीं रख सकता है, मतलब मैं डायबिटीज़ के हवाले से शुगर के मरीज़ों के लिए बात करें। एग्जैक्टली। देखिए, इसमें जो हमें गाइडलाइन मिलती है ना, ये 2021 के अंदर डायबिटीज़ में के लिए आईडीएफ डार ग्रुप था, ठीक है, आईडीएफ इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन और डार डायबिटीज़ एंड रमज़ान अलायंस ग्रुप। इन लोगों ने पूरी दुनिया से डॉक्टर्स को, जो डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट थे, उनको इकट्ठा किया, फिर पूरी दुनिया से उलमा कराम को इकट्ठा किया। बिल्कुल। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट बना जिसे आईडीएफ डार 2021 गाइडलाइन कहते हैं, जिसमें उलमा कराम की पूरी मोहर भी मौजूद है कि इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं उसमें उलमा कराम से एडवाइस ली गई है, ठीक है, तो पूरी दुनिया के डॉक्टरों की भी है, वो हमें हेल्प करती है। अच्छा, अब सवाल ये कि कौन सा मरीज़ रोज़ा रख सकता है और कौन सा मरीज़ रोज़ा नहीं रख सकता। तो इसमें आईडीएफ डार गाइडलाइन कहती है कि आपको किसी भी मरीज़ को रोज़े का अलो या डिस अलो करने से पहले उसका रिस्क स्कोर बनाना पड़ता है। बिल्कुल। जैसे कुछ मरीज़ ऐसे होंगे जिनका रिस्क स्कोर हाई होगा, जिनको रोज़ा नुकसान देगा। कुछ ऐसे होंगे जिनका रिस्क स्कोर इंटरमीडिएट होगा, जिनको रोज़ा नुकसान देगा, लेकिन अगर वो केयर से रखेंगे तो शायद नुकसान ना दे। और कुछ ऐसे होंगे जिनका आईडीएफ डार रिस्क स्कोर लो होगा, वो ऐसे मरीज़ होंगे जो बड़े ईजीली रोज़ा रख सकेंगे। तो वो रिस्क स्कोर हम कैसे बनाते हैं? हमारी कोशिश होती है कि हम अपने पेशेंट को 2 से 4 हफ्ते पहले बुलाएं, उसके बाद हम उस रिस्क स्कोर को कैलकुलेट करें। कैलकुलेशन के लिए कुछ सवाल होते हैं, कुछ हिस्ट्री होती है, कुछ एग्जामिनेशन के पॉइंट्स होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं। मोटे मोटे पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसा मरीज़ है जिसको दिल का मर्ज़ है और दिल का मर्ज़ स्टेबल नहीं है, तो उसका रिस्क स्कोर हाई बनेगा, वो रोज़ा नहीं रख सकता। ठीक है। कोई ऐसा मरीज़ जिसको गुर्दों का मर्ज़ है और उसका ईजीएफआर 30 से कम है, ईजीएफआर जब आप क्रेटेनिन का टेस्ट कराते हो तो उस पर लिखा होता है, ये कैलकुलेट किया जाता है, वो भी रोज़ा नहीं रख सकता। ठीक है। कोई ऐसा मरीज़ जिसको शुगर गिरने का पता नहीं चलता, हम इसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस, तो ठीक है। उसका भी रिस्क है, वो भी रोज़ा नहीं रख सकता। ओके। कोई ऐसा मरीज़ जिसको कोग्निटिव डिसऑर्डर है, कोग्निटिव डिसऑर्डर का मतलब होता है कि वो चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं पाता, उनका भी रिस्क हाई होगा। तो ये 4-5 ऐसे मरीज़ हैं जो अगर एक ही पॉइंट मौजूद है तो उनका रिस्क हाई हो जाता है, ठीक है। ये तो बिल्कुल रोज़ा नहीं रख सकते। अच्छा, इसके बाद फिर बाकी पॉइंट्स आ जाते हैं। जैसे अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो उसके डिफरेंट पॉइंट हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ है तो डिफरेंट पॉइंट हैं। ठीक है। अगर शुगर को 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है तो डिफरेंट पॉइंट हैं, कम हो गया है तो डिफरेंट पॉइंट हैं। अगर शुगर कंट्रोल है तो डिफरेंट पॉइंट हैं, अनकंट्रोल है तो डिफरेंट पॉइंट हैं। ओके। अगर इंसुलिन लेते हैं तो डिफरेंट पॉइंट हैं, अगर गोलियां लेते हैं खाने के बाद वाली तो डिफरेंट पॉइंट है, अगर खाने से ठीक है। पहले वाली तो डिफरेंट पॉइंट है। ठीक है। तो जनरली मैं किसी मरीज़ को नहीं बता सकता कि आप रोज़ा रख सकते हैं नहीं रख सकते यहाँ बैठ के। हर बिल्कुल। पेशेंट इंडिविजुअलाइज्ड होता है हमारे पास, इसीलिए हाँ, हम अपने बिल्कुल। पेशेंट को बुलाते हैं। फिर वो हमारा जो रिस्क स्कोर का चार्ट है हम उसको सामने रखते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री देखते हैं, फिर उसका रिस्क बनाते हैं और वो बनाकर फिर हम डिसाइड करते हैं। अगर किसी का स्कोर 3 से कम आ जाए या 3 तक आ जाए तो वो लो रिस्क कहलाता है, यानी आप इजीली रोज़ा रख सकते हैं। बिल्कुल। अगर 3 से ज़्यादा आ जाए लेकिन 6 से कम आए तो हम उसको कहते हैं कि भाई अब आपका थोड़ा सा मसला है, आप अगर रोज़ा रखेंगे तो आपको कुछ एहतियात करनी पड़ेगी, कुछ ख्याल रखना पड़ेगा, सही बात चीज़ों है। को मॉनिटर करना पड़ेगा, लेकिन आप रख सकते हैं, ठीक। बिल्कुल। 6 से ज़्यादा आ जाए तो स्ट्रेट अवे हम कह देते हैं कि भाई इसमें उलमा कराम की राय मुत्तफ़िक है, हम लोगों की राय मुत्तफ़िक है, इसमें आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं, आपको फ़िदिया देना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, हम ज़ाहिर है जब टाइप 1 और टाइप 2 की बात करते हैं, अच्छा इससे पहले मैं खैर एक सवाल कर लूँ कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि रमज़ान से पहले शुगर के मरीज़ को तैयारी भी तो करनी होती है कि उसको डॉक्टर के पास कब जाना है, ठीक है एग्जैक्टली, ना? मेन यही यही सवाल। यही सवाल है ना। बिल्कुल, तो कब जाना चाहिए? 4 हफ्ते पहले, ठीक है, हमारा जाना, प्रोटोकॉल ये होता है कि यानी ये 4, महीना, दिस इज़ द मंथ। दिस इज़ द मंथ, ओके। एग्जैक्टली। हम अपने सारे मरीज़ों को, जो भी हमारे शुगर के मरीज़ होते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि भाई ये रमज़ान से 1 महीना पहले आना है, ठीक है।
अच्छा, उसमें फिर हम सेटिंग करते हैं, अगर कोई चीज़ें अनकंट्रोल होती हैं तो हम सेटिंग करते हैं, फिर ओके। कहते हैं 2 हफ्ते बाद फिर आना है, ताकि हम उस सेटिंग को देखें कि उस सेटिंग के बाद रिस्क स्कोर बेटर हुआ या नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल अगर उनकी हाँ, शुगर अनकंट्रोल थी तो स्कोर हाई होगा, तो हम सेटिंग करके 2 हफ्ते बाद देखेंगे कि भाई शुगर कंट्रोल हो गई है तो रिस्क स्कोर लो हो जाएगा। तो बिल्कुल। इस तरह से अगर रिस्क स्कोर हमारा पहले का कैलकुलेटेड बुरा आता है या दरमियाना आता है और पेशेंट कहता है कि नहीं जी मेरी तो ज़िद है, मैंने रोज़ा रखना है, तो हम उसे कहते हैं कि चीज़ों को कंट्रोल करो, 2 हफ्ते बाद आओ, अगर चीज़ें कंट्रोल होंगी तो आपका रिस्क स्कोर कम आ जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें ना बड़ा हार्ड एंड फास्ट है, आजकल एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का दौर है। आज डॉक्टर नदीम नहीं कह सकता किसी को भी तुम रोज़ा रखो, तुम नहीं रखो, तुम रखो, तुम नहीं रखो। उसकी वजह यह है कि किसी मरीज़ को रोज़ा रखने की इजाज़त देना एक बहुत बड़ा डिसीजन ऑफ है, कोर्स। और रोज़ा ना रखने का कहना एक उससे भी बड़ा डिसीजन है। ऑफ कोर्स, क्योंकि बिल्कुल। क़यामत वाले दिन वो हमसे ही पूछा जाएगा भाई इसको तुमने रोज़ा रोका था, क्यों रोका था? क्योंकि फ़र्ज़ी रोज़ा है ना, फ़र्ज़ी रोज़ा बिल्कुल, है ना, एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल। तो इसीलिए इसमें यही रीज़न था कि मैं इसमें बहुत बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँगा आईडीएफ डार की, कि वो लोग बैठे और उन्होंने 2021 के अंदर बैठकर उलमा कराम के साथ बैठकर गाइडलाइन बनाई। अब बिल्कुल। सारा बर्डन उन लोगों के ऊपर है और उसके पीछे डेटा है। ये नहीं कि उन्होंने बैठ के आंखें बंद करके ऑफ बस लिख कोर्स। दिया, उन्होंने रिसर्च स्टडीज़ उठाई हैं बिल्कुल। और एक-एक रिकमेंडेशन के पीछे बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ हैं, उसके बाद वो गाइडलाइन बनाई गई है। प्रैक्टिकली भी करके देखा होगा। एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और बहुत सारे मुसलमान देखिए, रोज़ा एक ऐसा इवेंट है हमारा रमज़ान का कि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि उसने रोज़ा रखना है, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे मरीज़ों को भी देखा जाता है जो ज़िद में आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं जी हम तो रखेंगे रोज़ा, डॉक्टर को क्या पता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ना प्लीज़ मत दीजिए, ये तमाम चीज़ें आपके लिए जानलेवा भी हो सकती हैं। बिल्कुल। मैं अक्सर अपने मरीज़ों को कहता हूँ देखें रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, बिल्कुल। जान बचाना उससे भी बड़ा फ़र्ज़ है। तो बिल्कुल। अगर खुदकशी हराम है और आप ये जो कर रहे हैं ना, मैं उनको काउंसल इस तरीके से करता हूँ कि ये जो आप कर रहे हैं ना, इससे आपके गुर्दे ख़राब होने का, आपकी आँखें ख़राब होने का और आपकी जान जाने का ख़तरा है। तो आप एक रोज़े के फ़र्ज़ की वजह से, क्योंकि इस्लाम के अंदर कहीं भी सख्ती नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत सारी देखें हमें हमें सफ़र के अंदर भी कहा गया है कि शायद आप रोज़ा ना रखें, बिल्कुल ठीक है? ऐसे ही है। सफ़र के अंदर, हालाँकि सफ़र कोई इतना बड़ा बर्डन नहीं है। तो बिल्कुल। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई गुर्दे का मरीज़ हो या कोई दिल का मरीज़ हो जिसका दिल 30% काम कर रहा हो और उसको अल्लाह ताला कहे नहीं भी तुम रोज़ा रखो, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। सही तो बात है। एग्जैक्टली जान बचाना फ़र्ज़ और है। हमारा मज़हब बहुत आसानी का मज़हब है, बिल्कुल। मुश्किलात का नहीं। एक सवाल आया हुआ है कि कौन से टेस्ट हैं जो करा के हम डॉक्टर के पास जाएँ? अगर आप बता ही दें फिर इसके बाद ब्रेक हाँ, लेते हैं। एग्जैक्टली। देखिए इसमें बेसलाइन टेस्ट हम सभी करवाते हैं जो हमारे रिस्क स्कोर में होते हैं। ठीक है। क्रेटेनिन का टेस्ट होता है, जीएफआर का, हम HbA1c कराते हैं शुगर का कंट्रोल देखने के लिए, ठीक यूरिन है। डीआर यूरिन प्रोटीन्स करवाते हैं ये देखने के लिए कि गुर्दों पे असर तो नहीं हो रहा, हम लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं कोलेस्ट्रॉल देखने के लिए। ये तो जनरल टेस्ट हैं जो बिल्कुल। सबके हम करवाते हैं। फिर स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, दिल के मरीज़ हैं उसमें उनमें प्रो BNP करवाया जाता है, जिनके गुर्दे ज़्यादा ख़राब हो रहे होते हैं उनमें फिर हम यूरिया भी ऐड करते हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनके कोग्निटिव डिसऑर्डर होते हैं तो उनके टेस्ट ज़रा डिफरेंट होते हैं। तो सही। ये इंडिविजुअलाइज्ड होता है, लेकिन 4 बेसलाइन टेस्ट तो ज़रूर करवाने चाहिए जिसमें HbA1c, यूरिन बिल्कुल। डीआर, क्रेटिनिन और लिपिड प्रोफाइल। बिल्कुल, ये बेसिक टेस्ट करा के आपके पास डॉक्टर के पास चले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। एग्जैक्टली। सकते हैं आज हमारे साथ डॉक्टर नदीम नईम मौजूद हैं, इज़ अ कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डॉक्टर साहब मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में अपनी क्लिनिक्स करते हैं। ही इज़ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑल्सो। और आज का हमारा शो पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी और जेनेक्स फार्मा की जानिब से पेश किया जा रहा है। अच्छा डॉक्टर नदीम, आपने जैसे बताया था कि टाइप 1 और टाइप 2 के जो मरीज़ होते हैं उनको दोनों को अलग अलग उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। बिल्कुल। अगर मैं पहले बात करूं वो लोग जो टैबलेट्स खाते हैं, ठीक है, तो उनकी दवाई में उनकी एडजस्टमेंट्स कैसे होती हैं? अगर थोड़ा सा रफली बता दें। मैं नहीं चाहती कि कोई मरीज़, मतलब बहुत सारे लोग अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ इसको फॉलो ना करें कि हमने ऐसे करना है डॉक्टर को दिखाए बगैर। तो जी हाँ, प्लीज़। एग्जैक्टली। देखें बिल्कुल। बेसिकली ये भी इंडिविजुअलाइज्ड होता है। अगर पेशेंट की शुगर कंट्रोल्ड है तो हम डिफरेंट तरीके से मेडिसिन की सेटिंग करते हैं, अगर अनकंट्रोल है तो डिफरेंट तरीके से करते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं बड़ा सिंपल करके इसको बता देता हूँ जो एक जनरलाइज्ड चीज़ है, ठीक है। अगर आप सिर्फ मेटफॉर्मिन लेते हैं, आपकी जो दवाई है उसके अंदर अगर मेटफॉर्मिन डली हुई है, वो मेटफॉर्मिन अगर आप दिन में 1 दफ़ा लेते हैं तो आप उस 1 दफ़ा को अफ्तार में ले जाएँ, ठीक। ठीक है। अगर 2 दफ़ा लेते हैं तो सहर में ले लें और अफ्तार में ले लें, और अगर 3 दफ़ा लेते हैं तो सहर में लें और दोपहर और रात वाली को मिला के अफ्तार में ले लें, ठीक। ये उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जिनकी शुगर कंट्रोल्ड है। अगर अनकंट्रोल शुगर है तो उनकी सेटिंग अलग होगी, वो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है। तो मेटफॉर्मिन टाइप की गोली, क्योंकि वो पहली गोली है जो हम अपने मरीजों को देते हैं, तो अगर 2 दफ़ा है तो सहर और अफ्तार में, 3 दफ़ा है तो दोपहर वाली और रात वाली मिला के अफ्तार में, और अगर 1 दफ़ा है तो उसको अफ्तार में ले जाएं। ये मेटफॉर्मिन हो गई। अच्छा, दूसरी गोली आती है, अक्सर लोग देते हैं जो खाने से पहले ली जाती है। ये ख़तरनाक गोलियाँ होती हैं, सल्फोनाइल यूरियाज कहते हैं बिल्कुल, इनको, जो ठीक है। फ़ौरन खाने जो से पहले। फ़ौरन खाने से हाँ। पहले लेते हैं वो शुगर को बड़ा तेज़ी से नीचे गिराती हैं। अच्छा, उनका प्रोटोकॉल भी यही है कि अगर वो आप दिन में 1 दफ़ा लेते हैं तो उस 1 दफ़ा को आप अफ्तार में ले जाएं, लेकिन उसको आधा कर लें, उसकी डोज को 50% कर लें। ओके।
अगर 2 दफ़ा लेते हैं तो 2 दफ़ा के अंदर आप अफ्तार की डोज पूरी रखें, सहर की डोज को 50% कर लें। ओके। ये दो यूजुअली 1 से 2 दफ़े ली जाती हैं ये वाली गोलियाँ। ठीक है। ये भी उन लोगों के लिए जिनकी शुगर कंट्रोल्ड है, अगर अनकंट्रोल है तो ज़ाहिर है कि उसकी सेटिंग डिफरेंट होगी। बिल्कुल। अच्छा, कुछ ऐसी गोलियाँ होती हैं जो पेशाब आवर गोलियाँ आजकल आई हैं, जो शुगर की गोलियाँ जिनसे यूरिन बढ़ता है। ठीक है। अच्छा, वो क्या है, वो भी अगर आप 1 दफ़ा लेते हैं तो आप उसको अफ्तार में ले जाएँ, वो 1 दफ़ा ही ली जाती हैं क्योंकि 24 सही। घंटे काम करती हैं, तो 2 दफ़ा यूजुअली वो गोलियाँ नहीं ली जाती हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसी गोलियाँ होती हैं जिन्हें हम DPP-4 इनहिबिटर्स कहते हैं। वो DPP-4 इनहिबिटर्स भी 1 दफ़े ही लिए जाते हैं और उस 1 दफ़ा को आप अफ्तार में ले जाइएगा। तो ज़रा जनरल सा रूल ये है कि अगर 1 दफ़ा लेते हैं तो अफ्तार में ले जाएँ, अगर 2 दफ़ा लेते हैं तो सहर और अफ्तार में लें। सिर्फ़ खाने से पहले वाली गोली को सहर में आधा कर लें, ये ज़हन में रखें। 3 दफ़ा लेते हैं तो दोपहर और रात वाली को मिला के अफ्तार में ले जाएँ और बाकी सहर में ले जाएँ। ये जनरल रूल है मेडिसिन का, बिल्कुल। लेकिन अगेन मैं रिपीट करूँगा कि आपके डॉक्टर फ़ैसला करेंगे। इसको इंडिविजुअलाइज़्ड हर किस्मत के ना लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइप 2 के मरीजों के लिए टाइप 2 की मैंने ये सॉरी टाइप 2 हमने बात कर हाँ, लिया, बात कर जो ली गोलियों वाले। इंसुलिन एग्जैक्टली देखिए, इंसुलिन के मरीज़ भी 2 तरह के होते हैं, एक टाइप 1 के इंसुलिन के मरीज़ होते हैं और एक टाइप 2 के इंसुलिन के मरीज़ होते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, गाइडलाइन तो ये कहती है कि जो हम प्री मिक्स्ड इंसुलिन लगाते हैं ना, 70-30 इंसुलिन, अक्सर हाँ। हमारे 80 to 90% मरीज़ उसी के ऊपर होते हैं। 70-30 इंसुलिन के ऊपर रोज़ा रखवाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, आइडियली तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बेजल बोलस अलग अलग इंसुलिन लगा के रोज़ा रखवाएं, लेकिन ज़ाहिर है कि हम अपने मरीज़ों का वो चेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर मरीज़ की शुगर कंट्रोल है तो जो हम शहर के यूनिट हैं, उस शहर के यूनिट को हम लोग अफ्तार में ले जाते हैं। जैसे ठीक फॉर है। एग्जांपल अगर कोई 30 यूनिट सुबह लगा रहा है, 20 रात को लगा रहा है, हम मैं प्री मिक्स की बात कर रहा हूँ, तो उन 30 यूनिट्स को हम अफ्तार में ले जाएंगे। ठीक। ठीक है। और जो अफ्तार के यूनिट हैं उसे आधा करके शहर में ले जाएंगे। जैसे ठीक है। 20 यूनिट हैं तो उसको 10 करके हम शहर में ले जाएंगे। अगेन ये हर पेशेंट का डिफरेंट होगा, लेकिन ये मैं जनरल रूल बता रहा हूँ कि अगर आप अपने डॉक्टर के पास नहीं पहुँच सके हैं, आपकी शुगर बहुत अच्छी हाँ। कंट्रोल है, आप 70-30 इंसुलिन लगा रहे हैं, तो आपने सिर्फ ये करना है कि शहर के यूनिट को अफ्तार में ले जाना है। जितने भी लगा रहे थे सुबह के यूनिट को अफ्तार में ले जाना है, और जो रात को लगा रहे थे वो रात वाले यूनिट को 50% किया, आधा किया, फिर उसको शहर में लेके आना है। ये तो 70-30 की बात होगी। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग हैं टाइप 1 के खास तौर पे जो बेजल बोलस रिजीम लगा रहे होते हैं। बेजल बोलस क्या होती है, एक इंसुलिन रात को 10 या 11 बजे लगती है और फिर खाने से पहले इंसुलिन लगती हैं। अब उसका प्रोटोकॉल भी बता देता हूँ। रात को जो 10 बजे इंसुलिन लगती है, अगर शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल है तो आप 2/3 लगाएंगे, अगर 30 यूनिट थे तो 20 कर लेंगे। ठीक। ठीक है। शहर वाली जो इंसुलिन है वो भी 2/3 लगाएंगे। सुबह की जो इंसुलिन थी वो सॉरी हाँ, शहर वाली उसको भी 2/3 कर लेंगे। दोपहर वाली इंसुलिन हटा देंगे, अफ्तार वाली इंसुलिन पूरी लगाएंगे। ठीक है। अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ बैठ के हम गाइडेंस इसलिए दे रहे हैं कि वो लोग जो अपने डॉक्टरों के पास नहीं पहुँच सके हैं या बिल्कुल। किसी वजह से नहीं पहुँच पा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें रोज़ा भी रखना है, और तो उनको शुगर थोड़ी कंट्रोल सी, रहे। हाँ, शुगर कंट्रोल है, थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए। वरना जनरली मैं बार बार एक ही बात करता हूँ कि इंडिविजुअलाइजेशन इज़ दी की। हर पेशेंट डिफरेंट पेशेंट होता है। सिर्फ बैठ के जनरली बता देना कि आप ऐसे कर लो, ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हर पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है कि इस ऑफ वक्त वो कोर्स। फीस भर के डॉक्टर के पास जाए। सही तो हम बात। इसी वजह से पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी ने और हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम लोगों को जनरली भी गाइड कर सकें, ताकि कम से कम वो ज़्यादा नुकसान से बच सकें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल ये बात बेहतरीन कही। अच्छा मुझे याद है कि पिछले शो में एक कॉल आई थी जिस पे उन्होंने सवाल किया था कि जो इंसुलिन होती है वो शायद खाने से कुछ देर पहले लगानी होती है। देखिए, 2 तरह की हाँ। इंसुलिन्स होती हैं, एक खाने से फ़ौरन पहले लगती है, दूसरी खाने से आधा घंटा पहले लगती है। अच्छा अच्छा, ये बिल्कुल। सवाल आता है कि जी सहरी में तो कोई इशू नहीं होता, हाँ क्योंकि सहरी अफ्तारी में, में हाँ, बिल्कुल। अफ्तारी में इशू होता है। बिल्कुल। अफ्तारी में कब लगाई जाए, तो देखें जो खाने से पहले वाली लगती है, फ़ौरन पहले वाली हाँ। लगती है, वो भी आसान है। आप अफ्तारी पे बैठें, अज़ान आने वाली है, आप इंसुलिन लगाएं, उसके बाद आप अफ्तारी कर लें। ठीक है। एक उससे रोज़ा तो नहीं वो होता। नहीं, इंसुलिन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। ठीक शुगर है। चेक करने से, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, शुगर चेक करने से रोज़ा नहीं टूटता, इंसुलिन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, खाने से आधा घंटा पहले वाली इंसुलिन कैसे लगाई जाए। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके भी 2 जवाब हैं। ठीक है। पहला ये है कि आप शुगर चेक करें, अगर आपकी शुगर 80 से ज़्यादा आ रही है तो आप प्रॉपर अफ्तार से आधा घंटा पहले लगा लें। ठीक है। दूसरा कि नहीं जी, अगर आप कहें मैं शुगर भी चेक नहीं करूँगा, रोज़ कौन इतनी सारी शुगर चेक करे, सही तो इसका बात। प्रोटोकॉल है कि फिर बेटर ये है कि आप अफ्तार के टाइम पे लगा लें, वो ज़्यादा बेटर तरीका होता है। सही बात है। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि मेरे से पहले सवाल था कैसे क्या सवाल किया था वैसे मैंने आपसे शोबान के रोज़े। शबान के रोज़े में सॉरी मैं खुद भूल गई देखे ज़रा शबान के रोज़े में क्या शुगर का मरीज़ 1-2 रोज़े रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं? देखिए, कर तो सकते हैं, लेकिन अगेन इसमें मैं बात करूंगा कि जो लो रिस्क के पेशेंट हैं उनको तो हम शबान के रोज़े कहते हैं कि आप 1 या 2 रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो इंटरमीडिएट और हाई रिस्क के पेशेंट हैं, क्योंकि फ़र्ज़ रोज़े नहीं है, तो फ़र्ज़ रोज़ों को हम इंटरमीडिएट और हाई रिस्क के पेशेंट को अलो नहीं करते।
लेकिन जो पेशेंट इंटरमीडिएट रिस्क वाले कहते हैं कि भी मैंने तो रोज़ा रखना ही रखना है, तो उनमें फिर ये बेटर होता है कि वो शबान के रोज़े रख के प्रैक्टिस कर लें और फिर उसमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो वो हमें आके बता दें। ठीक है। जनरल रूल ये है कि मैं शबान के रोज़े अवॉइड करवाता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप बेहतर है कि जो चीज़ फ़र्ज़ नहीं है और आपका रिस्क भी इंटरमीडिएट है तो बेहतर है कि आप उसके पीछे ना जाएं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम रोज़ा रखते हैं, जैसे आपने कहा कि कब कब शुगर चेक कर सकते हैं, तो आपने बता दिया, क्या रीडिंग्स भी डिस्कस कर सकते हैं कि रोज़ा आपका सही जा रहा है, आपकी रीडिंग्स ओके हैं, कौन सी रीडिंग है, कब रोज़ा तोड़ना लाजिम हो जाता है, वो भी बता दीजिए। एग्जैक्टली देखिए, इसमें ना इसमें भी गाइडलाइन बड़ी सिंपल है। हम्म, अगर आप हाइपोग्लाइसीमिया में हैं, यानी आपकी शुगर गिर गई है, तो रोज़ा आपने फ़ौरन खोल लेना है। ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है शुगर 70 से नीचे है। 70 से नीचे, नीचे, ओके। ठीक है। अगर आप हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ जा रहे हैं, यानी हम्म, आपकी शुगर 80 से कम है लेकिन 70 से ज़्यादा है, तो अगर 1 या 2 घंटे मौजूद हैं अफ्तार के अंदर, तो आप हाँ। शुगर चेक करते रहें, फ्रीक्वेंटली चेक करते रहें। अगर वो 70 से नीचे नहीं जाती तो आप वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर 70 से नीचे चली गई तो अगेन आपने रोज़ा तोड़ देना है, ठीक। ठीक है, बिल्कुल। दूसरा, अगर आपको सीवियर किस्म के सिम्टम्स हो रहे हैं, यानी कि डिहाइड्रेशन हो गई है, पानी की अचानक से कमी हो गई है, बेहोशी की कैफियत तारी हो गई है, उस वक्त भी आप रोज़ा तोड़ सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी है, हाँ। उसमें फीटल मूवमेंट्स कम होती महसूस हो रही हैं, ये फील हो रहा है कि जैसे बच्चे की मूवमेंट अचानक से कम हो गई है, उसमें भी रोज़ा तोड़ सकते हैं। ओके। और अगर शुगर 300 से ज़्यादा है तो अच्छा, इसमें इसमें दो राय हैं। 300 से ज़्यादा पे स्ट्रेट अवे रोज़ा नहीं तोड़ना, लेकिन अगर आप देखें कि 300 से शुगर ज़्यादा है और वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है तो आपने रोज़ा तोड़ देना। ओके, ठीक है, यानी 300 से ज़्यादा है, लेकिन अगर उसी पे रुकी हुई है, हाँ, तो फिर ज़रूरत नहीं है रोज़ा तोड़ने ज़रूरत की, नहीं लेकिन है। अगर देखें तेज़ी से बढ़ रही है, ख़तरा है कि ये 500 साढ़े 500 हो जाएगी, हाँ। तो रोज़ा तोड़ दें। अच्छा, आपने अभी प्रेग्नेंट खातून की बात की, तो क्या वो लोग भी रोज़े रख सकते हैं डायबिटीज़ के? देखें, प्रेग्नेंट खातून दो तरह की होती हैं। एक वो होती हैं जो इंसुलिन के ऊपर होती हैं, और एक वो होती हैं जो गोली के ऊपर होती हैं या बिल्कुल, डाइट के ऊपर होती हैं। तो सही। जो डाइट या टैबलेट के ऊपर होती हैं वो तो रोज़ा रख सकती हैं, ठीक है। उसमें भी टैबलेट मेटफॉर्मिन की बात हो रही है। हाँ, एक टैबलेट खाने से पहले वाली आती है, उस पर हम यूजुअली हम तो देते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर मजबूरी में देनी पड़े हाँ, तो उस पर हम रोज़ा अलो नहीं करते। बिल्कुल, अच्छा, प्रेग्नेंट लेडीज़ इंसुलिन लगाने वाली, अगर हम रिस्क स्कोर की बात करें तो वो ऑलरेडी इंटरमीडिएट रिस्क के आसपास पहुंच जाती हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो एक आधा भी अगर उसमें कोई और सिम्टम हो तो फिर वो हाई रिस्क हो जाती हैं। पर्सनल प्रैक्टिस मेरी ये है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी इंसुलिन के ऊपर है तो रोज़ा ना रखवाया जाए। उसकी वजह ये है कि दो जिंदगियां ऑन पार होती हैं। ऐसा ना हो कि आपका ज़रा सा, क्योंकि देखिए एक या आधे पॉइंट आगे पीछे होने से मरीज़ का रिस्क स्कोर आगे पीछे हो जाता है। तो जनरली जो लोग प्रेग्नेंट नहीं है उनके अंदर तो हम ये ख़तरा मोल ले सकते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर दो ज़िंदगियां रिस्क पे रखना थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी अपनी पर्सनल प्रैक्टिस ये है, हालांकि गाइडलाइन ये कहती है कि आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में कभी भी प्रेग्नेंट लेडी जो इंसुलिन पे है, उसको रोज़ा अलो नहीं करता। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हामला भी होती हैं जिनको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हो जाती है शुगर, एग्जैक्टली, तो वो देखिए भी दोनों पे अप्लाई करता है। अगर अच्छा, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वाली शुगर है वो भी, या ठीक पहले है, से चल रही है वो भी, दोनों में अगर इंसुलिन है तो अवॉइड करें। ठीक है। अगर गोली है, मेटफॉर्मिन गोली है, तो फिर रख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, हम जब डायबिटीज़ के मरीज़ों की बात करते हैं, यूजुअली ऐसा होता है कि रोज़ा खोलते ही बहुत सिवियर किस्म की लेथार्जिकनेस जो है, खैर यूजुअली ये सभी को फ़ील होती है, लेकिन डायबिटीज़ के मरीज़ों की शिकायत थोड़ी सी ज़्यादा होती है इसमें, तो उस उसके लिए क्या आप वो देंगे? देखिए, उसका रीज़न ये है कि हमें एक्चुअली पता ही नहीं है कि हमें डाइट क्या लेनी है। मैं ना हाँ, डाइट पे हम पूरा शो कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा हाँ, डीप में नहीं जाऊँगा, बिल्कुल, लेकिन बड़ा सिंपल सा प्रोटोकॉल बता दूंगा कि आपकी टोटल कैलोरीज पर डे की जितनी भी हैं, हाँ, 30% आप सहर में लेंगे, ठीक है, सिर्फ 10%, 10 to 20% आप अफ्तार में लेंगे, 40% आप अफ्तार के 3 घंटे बाद खाना खाएंगे उसमें लेंगे, और 10% आप रात को सोने से पहले लेंगे। ओके, हम क्या करते हैं, हम 50% कैलोरीज ले रहे होते हैं अफ्तार में। ऐसे ही समोसे भी हो करना गए, पकोड़े भी हो गए, है। हाँ, उसके साथ रोल भी हो गए, और वो फ्रूट चाट भी हो गई। सब तो जब कुछ। आप 50% कैलोरीज अफ्तार में ले रहे होंगे तो अल्टीमेटली इश्यूज़ क्रिएट होंगे। तो डायबिटीज़ की डाइट भी इंपॉर्टेंट है रमज़ान के अंदर। मैं रिपीट कर देता हूँ, 30% सहर में, 30 to 40%, 10 to 20% अफ्तार में, ठीक है, ऑलमोस्ट 40% अफ्तार के बाद वाले खाने में, यानी सबसे बड़ा वो खाना होगा जो रात को तकरीबन 9 साढ़े 9 आजकल के हिसाब से होगा, सो और ट्रू। उसके बाद सोने से पहले छोटा सा 10% का स्नैक। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इसके बाद मेडिसिन ली होती है तो शुगर नीचे जाने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है, अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए अभी मौसम वैसे तो बहुत अच्छा चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि मार्च में भी हल्का फुल्का ऐसे ही अच्छा प्लेजेंट सा रहेगा, लेकिन इस वाले मौसम में यूजुअली पानी जो है ना वो हम लोग कम कर देते हैं। एग्जैक्टली, तो जो हाइड्रेशन है वो कितनी अहम है डायबिटीज़ के बहुत मरीजों अहम के है। लिए? देखिए, डायबिटीज़ के मरीज़ों में गुर्दे ख़राब होने का एक बड़ा रीज़न डिहाइड्रेशन भी होती है, और स्पेशली
शुगर के मरीज़ों में रमज़ान में शुगर गिरने से ज़्यादा हम लोग पानी की कमी से डरते हैं, सही क्योंकि बात है। डिहाइड्रेशन के अंदर शुगर की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। हाँ, तो स्पेशली जो हमारे इंटरमीडिएट रिस्क के पेशेंट होते हैं ना, जिनको हम अलो कर रहे होते हैं उनको, और जनरली हम हर पेशेंट को ये कहते हैं कि भाई देखो, रोज़ा तब रखना अगर रोज़ाना गिनकर 8 से 12 गिलास पानी के पी सको। ये सही मैं एक बात। जनरल बात कर रहा गिन हूँ, के, इसमें गुर्दों के मरीज़ डिफरेंट होंगे, उनके पानी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, ऑफ दिल कोर्स। के डिफरेंट होंगे, लेकिन जनरली मैं अपने पेशेंट को ये कहता हूँ कि देखो भी 8 से 12 गिलास पानी की कमिटमेंट करके जाते हो तो मैं रोज़ा अलो कर देता हूँ। ये सही मेरा एक बात बड़ा है। सेंटेंस है। सही तो बात है। पानी की कमी को पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है रमज़ान बिल्कुल, में। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हम अफ्तार के वक्त या तो पानी बहुत पी लेते हैं, तो हुँ, फिर खाना कम खाते हैं, या तो खाना एग्ज़ैक्टली। खा लेते तो पानी पीना याद नहीं बस यही रहता। हो रहा होता है आजकल। ऐसे ही बात है। वैसे वाकई डॉक्टर साहब, रोज़े के वक्त तो बहुत ही बंदा पानी पी लेता है, इतना बिल्कुल। प्यास लग रही होती है सारा दिन की। नहीं, वो भी एक तरह से डिफेंस मैकेनिज़्म है, चलो 4 गिलास वहाँ भी हो गए तो चलो पीछे हाँ। बाकी 8 गिलास बंदा कर लेगा सही फिर भी क्या। बात है, पीता रहे सुबह तक। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल। आपने मेडिसिन की एडजस्टमेंट तो कर ली रमज़ान से पहले, रोज़े ख़त्म होने के बाद जो है फ़ौरन इमीडिएट बेसिस पे वापस उसी रूटीन पे जी, आना जी, होगा? बिल्कुल रिवर्ट बैक, क्योंकि देखिए जब रमज़ान ख़त्म होता है तो हम द ईद आ जाती है। ईद में हाँ, तो फिर हम दबा के वो ज़ाहिर शीर है वो खुरमा तो खाना खाना ही पड़ेगा। पड़ता है। तो हाँ, अक्सर लोग यही करते हैं कि वो उसको उसी सेटिंग पे रखते हैं, हाँ। वो उस सेटिंग में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो नेक्स्ट डे से आपकी प्री रमज़ान जो सेटिंग थी, आप एग्ज़ैक्ट उसी के ऊपर आ जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती है ड्यूरिंग रमज़ान, उसको, क्योंकि बाज़ लोग वाकई में बहुत इस चीज़ को समझते हैं कि भाई रमज़ान के महीने में हमने वॉक भी करनी है, और बिफ़ोर जो रोज़ा खुलने का टाइम होता है ना, उस बहुत लोग टाइम किल करने के लिए भी करते हैं, तो उस पे क्या आप हिदायत देंगे? देखिए, इसमें गाइडलाइन इसमें भी बड़ी क्लियर है कि आप जो तरावी अदा कर रहे होते हैं वो समझ लें आपकी वॉक हो जाती है। यानी जो फिजिकल एक्टिविटी हम जनरली अपने पेशेंट को बता रहे होते हैं वो तरावी के अंदर आ जाती है। या अगर आप किसी वजह से तरावी अदा नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम में आप फिजिकल एक्टिविटी करें। वो टाइम बेसिकली ऐसा होता है कि आपने अफ्तार किया होता है, रात का खाना नहीं खाया होता, और हम क्योंकि खाली पेट डाइट की हाँ, एक्सरसाइज की बात करते हैं तो वो टाइम बड़ा अच्छा होता है। वो बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। रोज़े में फिजिकल एक्टिविटी को हम स्ट्रिक्टली मना करते हैं। बिल्कुल नहीं। और इवन इवन इसके अंदर जो रिस्क स्कोर है, रिस्क स्कोर के अंदर पॉइंट्स इस चीज़ के भी हैं कि आप काम क्या करते हैं। ऑफिस वर्कर के पॉइंट्स डिफरेंट बनेंगे, एग्जैक्टली वैसे ही पेशेंट होगा, और लेबर जो होगा उसके पॉइंट डिफरेंट बनेंगे। सही बात है, लेबर की मेहनत अलग है, क्योंकि आपने तरावी भी तो पढ़नी है ना। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, वो भी एक एक्सरसाइज ही एक्सरसाइज है। है, वही कह रहा हूँ ना कि तरावी को ही हम एक्सरसाइज में काउंट कर लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है, हमने लो शुगर के तो आपने सिम्टम्स बताए, हाई शुगर के सिम्टम्स बताए थे आपने? देखिए, मैंने कहे थे, लेकिन हाँ, हाई शुगर के जनरली सिम्टम कोई खास नहीं होते। लो ठीक है। शुगर के तो होते हैं, जैसे हाँ, धड़कन, घबराहट, सब में एक ही जैसे होंगे, लेकिन हाई शुगर के सिम्टम डिफरेंट लोगों में डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट रीडिंग्स पे डिफरेंट होते हैं। ओके। 600 पे डिफरेंट होंगे, 500 पे डिफरेंट होंगे। किसी को यूरिन ज़्यादा आएगा, किसी को बेहोशी की कैफियत तारी होगी, किसी को सर में दर्द होने लगेगा, किसी को थकन होने लगेगी। तो जनरली हाई शुगर के सिम्टम डिफरेंट वरी करते हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ अपने पेशेंट को कि अगर आप ऑफ फील करें तो हाँ, अपनी शुगर चेक कर लें। बिल्कुल, जैसे हम नॉर्मली चल फिर रहे हैं, ठीक है चलो ओके, लेकिन अचानक से फील हो कि कोई चीज़ ऑफ है तो आप अपनी शुगर फ़ौरन चेक करें। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि लोग मिथ्स के ऊपर भी अपने आप को बहुत फॉलो करने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ ऐसे देखे गए हैं कि जो सवाल आया है उससे मैंने सोचा ये सवाल ऐड कर लेती हूँ, कि लोग कहते हैं कि जी रमज़ान में रोज़ा रखने से ऑलरेडी शुगर जो है ना वो बिल्कुल सही हो जाती है, ठीक है, तो वो अपनी अद्वियात को जो है वो कहते हैं कि खाने की ज़रूरत नहीं है। देखें, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। उसकी वजह देखिए, हाँ, रमज़ान रोज़ा इसके हेल्थ बेनिफिट हज़ारों हैं, हम सब जानते हैं। रोज़े क्या डायबिटीज़ में हेल्प करते हैं? इसका जवाब है कि डेफिनेटली हेल्प करते हैं। हाँ, लेकिन क्या मेडिसिन बंद कर दी जाए? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आप खाना पीना बिल्कुल रोज़े में बंद कर दें तो फिर तो सोचा जा सकता है, बिल्कुल, लेकिन आप खाना पीना तो बंद नहीं कर रहे हैं, आप सहर भी अच्छी ले रहे हैं और अफ्तार भी हम माशाल्लाह लेते हैं। तो हम जितनी कैलोरीज एक नॉर्मल दिन में खा रहे होते हैं, मैंने नोट किया है कि हमारे पेशेंट वो रमज़ान में उससे ज़्यादा कैलोरीज खा रहे होते हैं। ऐसे तो ही है। ज़्यादा कैलोरीज खाते हुए आप मेडिसिन कैसे बंद कर सकते हैं? बिल्कुल, तो मैं हरगिज़ रिकमेंड नहीं करता कि रमज़ान में मेडिसिन बंद कर दी जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक अच्छा डॉक्टर साहब, हम टाइप 1 के मरीज़ों को ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर सके, तो मैं चाहूँगी कि उनके लिए क्या और हदायत हैं, उस पर भी थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, जब हम रिस्क स्कोर बनाते हैं ना, तो रिस्क स्कोर के अंदर टाइप 1 के एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि टाइप 1 के पेशेंट वो होते हैं जिनकी एक तो शुगर बहुत मुश्किल से कंट्रोल होती है, दूसरा 4 दफ़ा इंसुलिन लगाने से कंट्रोल होती है। तो अगर हम सिर्फ टाइप 1 की बात करें तो उसके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, दिन में 4 दफ़ा इंसुलिन लगाने के एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, शुगर के अनकंट्रोल ना होने के एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं पॉइंट्स वाइज बनाता हूँ तो 80% टाइप 1 के मरीज़ों को हम रोज़ा अलोन नहीं करते। ठीक है, ये मैं जनरली अपनी प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइप 1 के पॉइंट और सारे मिला के तकरीबन 5-6 तो वैसे ही बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो बहुत अच्छे कंट्रोल टाइप 1 के पेशेंट होते हैं, स्पेशली एडल्ट्स, छोटे बच्चों में हम बिल्कुल अलो नहीं करते। 10 साल, 12 साल, 13 हाँ, साल हम अलो नहीं करते। एडल्ट्स के अंदर रोज़ा रखा जा सकता है, लेकिन उसके अंदर रोज़े में बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना
पड़ता है, ऐसे पेशेंट्स को जनरली मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि जो मैं 5 या 6 दफ़ा शुगर की बात कर रहा हूँ वो टाइप 1 का पेशेंट एक दिन में ज़रूर करे, क्योंकि 3 से 4 दफ़ा तो वो वैसे ही कर रहा होता है, तो बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सही दूसरा, बात। डाइटिशियन की डाइट चार्ट के ऊपर बहुत अच्छा अमल करें। तीसरा, अपनी इंसुलिन की सेटिंग को परफेक्ट करवाएं, क्योंकि हम यूजुअली टाइप 1 के पेशेंट के अंदर कहते हैं कि शुगर खाने से पहले चेक करके इंसुलिन की सेटिंग करके फिर लगाएं। जैसे इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट रेशियो या इंसुलिन सेंसिटिविटी इंडेक्स की बेस पे हाँ, किस्सा चल रहा होता है। तो अब बिल्कुल। उसके अंदर क्योंकि अफ्तार की कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, सहर की कैलोरीज डिफरेंट होती हैं, तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। सबसे मुश्किल सवाल ये होता है कि जो रात वाली इंसुलिन लगानी है वो अफ्तार के टाइम पे लगानी है या रात के खाने के टाइम पे लगानी है। ओके। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल है, ये मुझे भी सारी ज़िंदगी तंग करता रहा है ये सवाल। सही। ये भी हर पेशेंट का डिफरेंट होता है। अगर टाइप 1 का पेशेंट है तो रात के खाने के वक्त इंसुलिन लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। एग्जैक्टली exactly. अगर मिक्स्ड लगाने वाला पेशेंट है, जिसको 70-30 का जो मैं जिक्र कर रहा था, हाँ, वो भी रात के खाने के वक्त लगाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक रोजे है। के उस पे ना लगाएं। रोज़े के उस पे ना लगाए। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो समझाने के बावजूद कहता है कि जी मैं तो रात का खाना खाता ही नहीं हूँ, मैं तो अफ्तारी में सब कुछ ले लेता हूँ, तो ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं कि फिर आप अफ्तार के टाइम पे लगा लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रात की इंसुलिन अगर आप हमारी बातों पे अमल कर रहे हैं, यानी सिर्फ 10% अफ्तार ले रहे हैं हाँ, और 40% रात का खाना ले रहे हैं, तो आपने रात वाली इंसुलिन रात के खाने के वक्त लगानी है, अफ्तार के वक्त नहीं लगानी। लेकिन बिल्कुल। अगर आप अफ्तार बहुत हैवी ले रहे हैं तो फिर बेटर है कि आप अफ्तार के वक्त रात की वाली इंसुलिन लगाएं। बिल्कुल, क्योंकि लोग उसी वक्त ही सब कुछ खा लेते हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इकबाल कह रहे हैं कितनी खजूर खा सकते हैं, हाँ, कोई तादाद मुकर्रर है कि अच्छा नहीं? देखिए, 3 खजूर, छोटी 3 खजूर में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो अगर मैं 10% कार्बोहाइड्रेट कर रहा हूँ और एक पेशेंट जिसको 1500 कैलोरीज पर डे बनाई गई हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 2 से 3 खजूरें आप ले सकते हैं। बिल्कुल। एक अच्छा सवाल है कि स्ट्रेस और एंजाइटी हर किसी को, इससे पहले हमने शो भी किया है, तो क्या ड्यूरिंग फास्टिंग शुगर के मरीज को परेशान कर सकते हैं रोज़ा इसमें स्ट्रेस और एंजाइटी? हाँ, मैं रिकमेंड करूँगा कि ड्यूरिंग रमज़ान जो है आप ख़बरें सुनने से परहेज़ करें, ठीक गुस्सा है। करने से परहेज़ करें ओके। और बहुत ज़्यादा वाइफ से बहस करने से परहेज़ करें। ओके। तो ओके, ग्रेट। तो यही बिल्कुल चीज़ें हैं ठीक। जो ज़्यादा स्ट्रेस आजकल के ज़माने में देती हैं। स्ट्रेस सही। बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ा सकता है। सो ये ट्रू। अगर मैं सीरियसली बताऊं तो एंटी इंसुलिन हार्मोन्स, यानी जो इंसुलिन के खिलाफ काम करते हैं, हम उन्हें स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं। तो जब आप स्ट्रेस में जाते हो तो उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो स्ट्रेस बहुत तेज़ी से आपकी शुगर को बिगाड़ सकता है। तो सही स्ट्रेस बात। से परहेज़ करें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें और खुश रहें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, खुश रहें। और रमज़ान का महीना तो इबादत का महीना है, इबादत करें तो ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होगा आपको। बिल्कुल। और ज़्यादा ना सोचें, ठीक है, और कम से कम पकौड़े भी खाएं, ठीक है ना, एग्जैक्टली। क्योंकि उसमें हमने कल जब डाइट का शो किया था तो उस पर वो बहुत रिक्वेस्ट करी थी बार बार कि प्लीज़ पकौड़े जो है ना वो सिर्फ हफ्ते में एक दफ़ा खाएं। वो तो इतना उस पर थी कि नहीं, हफ्ते में एक दफ़ा खाएं आप नहीं, सिर्फ। आप मैं हाँ। थोड़ा सा इससे कन्फ्लिक्ट करूंगा, हाँ। क्योंकि आप देखें, किसी भी चीज़ से ना हम स्ट्रिक्टली मना नहीं हाँ, करते सिवाय रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट के। बिल्कुल। क्वांटिटी कम रखें। बिल्कुल, वो एक्चुअली ना वो समोसा भी एक साथ में होता हाँ, नहीं है, फिर सब तो कुछ होता है मसला। ना, तो तो आप एक पकोड़ा अगर खा लेंगे और हाँ। समोसा अवॉइड करेंगे तो भले आप रोज़ाना एक पकोड़ा खा सकते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। अगर आपको पकौड़ा जिस दिन खाना है उस दिन ये नहीं खाएं, ऑल्टरनेट हाँ, अपनी चीज़ों को वो कर लें। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़, बहुत सारे लोग ज़बरदस्ती भी करते हैं, डॉक्टर की बात नहीं मानते कि नहीं भाई रोज़ा तो हमने रखना ही रखना है। क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उन लोगों को? देखें, हाँ, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं क्यों जी, ये तो फ़र्ज़ है, आप हाँ। क्यों रोक रहे हो? ये क्या वजह बनी कि जी ये रिस्क स्कोर बने और चीज़ें बनी? तो रोज़े के अंदर आपका कैलोरी इंटेक रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, आपका पानी का इंटेक रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, और ये दो बिल्कुल। चीज़ें मिलके बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन करवा सकती हैं। इन कॉम्प्लिकेशन में दिल का दौरा है, इन कॉम्प्लिकेशन में फालिज का हमला है, इन कॉम्प्लिकेशन में गुर्दों की खराबी है, इन अच्छा। कॉम्प्लिकेशन में आंखों की खराबी है। जो भी डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन है वो हाइपरग्लाइसीमिया से भी होती है और हाइपोग्लाइसीमिया से भी हो सकती हैं और हाइपोवोलीमिया से भी हो सकती हैं, जिसमें पानी की कमी से भी हो सकती हैं। तो ये ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस हैं जो शुगर के मरीज़ों को हो सकती हैं और इवन जान भी जा सकती है। तो अगर आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप हाई रिस्क में आते हैं और आप रोज़ा नहीं रख सकते, तो खुदा के लिए रोज़ा ना रखें। सो ट्रू। बिल्कुल सही बात है, इसको तो हमें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना स्ट्रिक्टली, चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ, ज़्यादा जज्बाती ना हो ये इवन बिला मैं तो, वजह। कुछ इंटरमीडिएट मरीज़ होते हैं ना जिनको मैं मना करता हूँ, वो ज़िद करते हैं तो मैं तो फिर उनको चार्ट दे देता हूँ कि बना के दे देता हूँ। लेकिन जो ऐसे पेशेंट होते हैं ना जो बहुत हाई रिस्क होते हैं, फिर मैं उनकी ज़िद में अपना हाथ नहीं डालता। यानी सही। मैं कहता हूँ भाई मैं कोई चार्ट नहीं दूंगा, ठीक है, हालांकि आप मेरे पेशेंट हो, आपकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन मैं आपको डायबिटीज़ में रोज़े के लिए बिल्कुल गाइड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं गाइड करूँगा तो आप कोशिश करेंगे और सही कोशिश बात है। करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, एक
एक और सवाल है कि जब मरीज़ रमज़ान इस महीने में आपके पास आता है, टेस्ट तो आपने बता दिए थे, एक शुगर का चार्ट होता है जिसमें आपकी सुबह शाम की शुगर मौजूद होती है, क्या वो बनाना ज़रूरी है? एग्जैक्टली इसे हम SMBGs कहते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, और ये हर डॉक्टर के पास होता है जो शुगर का डॉक्टर है, और वो ठीक टिक है। मार के देता है पेशेंट्स को कि भाई ये इसको ऐसे चेक करके लाना है। तो आपने डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर आप सिर्फ एक हफ्ते का भी SMBG चार्ट बना लेंगे ना, तो डॉक्टर को बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अच्छा, उसमें ये नहीं होता कि आप रोज़ाना 6 दफ़ा चेक करें, जैसे आज आपने नाश्ते से पहले कर ली, कल नाश्ते के 2 घंटे बाद कर ली, परसों दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद कर ली, देन नेक्स्ट डे रात के खाने से पहले, देन नेक्स्ट डे रात के खाने के 2 घंटे बाद। तो 7-8 रीडिंग्स जो है ना, ये बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इससे आपको खुद भी पता चल जाता है कि कितना कंट्रोल है आपकी शुगर बिल्कुल का ना, बिल्कुल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने वैसे पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हमने कर लिया है। मैं चाहूँगी कि एक छोटा सा रन डाउन कर लेते हैं, ठीक है? एक छोटी समरी सी आप एक दफ़ा फिर बता दीजिए। थोड़ा सा लाइफ़स्टाइल की अहमियत पे एक दफ़ा मैं फिर कहूँगी, जो बढ़ती हुई डायबिटीज़ है, बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो शायद हमारे पास है भी नहीं, एग्जैक्टली। ठीक है? तो उनको भी हमने कंट्रोल करना है। देखिए, रोज़ा एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें दी गई है। हाँ, रोज़े के अंदर तरावी होती है जो हमें एक्सरसाइज करवाती है। हम अपने पेशेंट्स को कम कैलोरी के लिए काउंसल कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल। रोज़े में खुद ब खुद हो जाती है। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आपका रिस्क स्कोर कम है तो आप रोज़ा ज़रूर रखें। रोज़ा आपकी डायबिटीज़ के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, लेकिन उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी का अफ्तार के बाद होना ज़रूरी है, पहली बात। दूसरा, जो डाइटिशियन आपको डाइट चार्ट बना के दे रही है लिमिटेड कैलोरीज वाला, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। मेडिसिन की सेटिंग करवाना ज़रूरी है। अगर इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए आप रोज़ा रखेंगे तो रोज़ा आपकी डायबिटीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। बिल्कुल लेकिन अगर आपके डॉक्टर आपको मना कर रहे हैं तो उनकी बात ज़रूर सुने, क्योंकि डॉक्टर कभी भी किसी को भी रोज़े से बिला वजह मना नहीं करते हैं। सही वो बात है। सोच कर आपका रिस्क स्कोर बनाकर मना करते हैं, तो उसको आप छोड़ देंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। और जेनरिक लोग भी, मैं सिर्फ यहाँ डायबिटीज़ की बात नहीं करूँगी, मैं कहूँगी कि जो आम लोग भी हैं वो भी ख्याल रखें रमज़ान के महीने में। एग्जैक्टली, हाँ, डिहाइड्रेशन एक आम बंदे को भी हो सकती है। बिल्कुल। हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस यूजुअली कम होते हैं, लेकिन जो मोटे लोग होते हैं हाँ, जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनको शुगर के गिरने के चांस होते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। इसी वजह से देखिए, हमारे इस्लाम का भी हुक्म है कि सहर अच्छी लेनी है, सहर में लेट करनी है, अफ्तार में जल्दी करनी है, अफ्तार इतना ज़्यादा कम नहीं लेना, कम लेना, ये इवन हमारे इस्लाम में बताया गया है। सही तो बात है। कोशिश करें सहर हमेशा अच्छी लें। इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ ना, 40% 30% कैलोरी सहर में है, 10% सिर्फ अफ्तार में है, और उसके बाद फिर 40% रात के खाने में। तो ये सिर्फ डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए नहीं है, ये जनरल मरीज़ों के लिए या जनरल लोगों के लिए भी है। अगर वो इसी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे तो एक अच्छा रोज़ा उनकी हेल्थ के अंदर बहुत अच्छे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ बिल्कुल। सकता है। अच्छा, एक और बहुत अच्छा सवाल है कि जैसे जो लोग डॉक्टर के पास नहीं जा पाए, उन्होंने अपना HbA1c चेक करवा लिया और क्रेटिनिन जैसे जो 2 अहम टेस्ट हैं, तो उनकी रीडिंग्स जो हैं वो क्या होनी चाहिए जो जिसमें वो ओके हो सकते हैं? देखिए, जन इसमें भी इंडिविजुअलाइजेशन होती है HbA1c के अंदर। कुछ पेशेंट में 6.5 का टारगेट देते हैं, कुछ में 7 का टारगेट देते हैं, लेकिन अगर आपका जनरली 7 से कम है तो ओके है, यानी आपकी शुगर कंट्रोल्ड है। एज के लिहाज से भी फ़र्क नहीं, पड़ता है? एज के लिहाज से नहीं, ये एज के लिहाज से कुछ थोड़ा सा पड़ता है। 80s के अंदर हम लोग थोड़ा सा उसको और ज़्यादा लेक्स कर देते हैं, लेकिन एज का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इसके ऊपर नहीं होता। ठीक है। क्रेटिनिन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है EGFR। आप कोशिश करें कि आप जिस लैब से करवा रहे हैं, यूजुअली आग हाँ, खान लैब से करवाएं या हमारे पास मेमन लैब से अगर आप करवाते हैं, तो इनके अंदर EG EGFR EGFR। वो लोग खुद ही कैलकुलेट करके क्रेटिनिन के साथ लिख देते हैं। अगर अच्छा, आपका EGFR 30 से कम है तो स्ट्रेट अवे रोज़ा कंट्राइंडिकेटेड है। कंट्राइंडिकेटेड का मतलब होता है कि आप रोज़ा बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। अगर 30 से ज़्यादा है तो फिर आपका रिस्क स्कोर कैलकुलेट बनेगा। तो ये ज़रूर करवाने कि क्रेटिनिन जहाँ से भी कराएं, उन्हें कहें कि हमें साथ में EGFR भी करवाना है। ठीक है। आई थिंक दैट इज़ इम्पोर्टेंट ना। बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर नदीम। आई थिंक बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली। आखिर में कोई मैसेज स्पेशली देना चाहेंगे डायबिटीज़ के मरीज़ों के, ओवरऑल देना मैं चाहेंगे? हमेशा जब भी यहाँ आता हूँ या किसी टेलीविज़न प्रोग्राम पे बैठता हूँ, मैं हमेशा टारगेट करता हूँ हमारी फ्यूचर जनरेशन को, हमारे बिल्कुल। बच्चों को। पाकिस्तान बहुत तेज़ी से डायबिटीज़ के पंजे में जाता जा रहा है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को बचाना है। और फ्यूचर जनरेशन्स को बचाने के लिए अपने अलावा हमें अपने बच्चों के लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी में डालना पड़ेगा। मोबाइल गेम्स और बैठे रहना और जंक फूड और रोस्ट कल्चर और इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम। आपका भी। और वाकई आप डायबिटीज़ के अगर मरीज़ हैं तो ज़रूर डॉक्टर से रुजू करें और अपने टेस्ट करवा के जो
बेसिक टेस्ट डॉक्टर नदीम ने बताए हैं, आप ज़रूर जाइए। नहीं अगर जा सकते तो प्लीज़ अपने टेस्ट करवा के रीडिंग्स भी डॉक्टर साहब ने बताई हैं कि क्या क्या होनी चाहिए, तो प्लीज़ अपना स्कोर ज़रूर निकलवाइए, इसके बाद ही रोज़ा रखिए। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमारे मज़हब में बहुत सारी आसानियाँ पैदा की हैं, इसलिए अपने आप को या अपने जिस्म को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।